हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 में जो पेपर कैंसिल हो गया था 28 नवंबर 2021 वाला। उसमें जो हिंदी के 30 प्रश्न आए थे उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो ये हमारा सबसे रीसेंट एग्ज़ाम था, तो इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखें क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौना का तत्सम क्या है? पहला ऑप्शन है वापन, दूसरा वपन, तीसरा वामन, चौथा है वान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला वामन। ठीक है, बौना का तत्सम होता है वामन। अगला प्रश्न है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो क्या होता है धूमकेतु का पर्यायवाची? ऑप्शन है पहला असुर, दूसरा है अग्नि, तीसरा है अश्व, चौथा है आकाश। तो धूमकेतु होता है अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, और भी पर्यायवाची शब्द हैं, देख लेते हैं। जैसे अग्नि का पर्यायवाची होता है वह्नि, पावक, वायु सखा, धूम्रकेतु, धनंजय। और असुर के पर्यायवाची कौन कौन से? धनुज, दानव, यातुधान। अश्व का पर्यायवाची होता है वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक। और आकाश का होता है देव, व्योम, अभ्र, नभ, अनंत। ओके, ये सभी पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने आंसर्स लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एग्ज़ाम नज़दीक ही है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो चलिए देखते हैं क्या है गद्यांश में। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो हमको आंसर इतने में ही मिल गया है। तो क्या है ऑप्शन में? पहला है विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य और कला। तो हमने पढ़ा है विज्ञान। ठीक है, आंसर होगा विज्ञान। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं। कौन है कफन कहानी के लेखक? पहला ऑप्शन प्रेमचंद्र, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है कफन। इनकी और भी कहानियां हैं, जैसे ईदगाह है, ईदगाह इनकी फेमस कहानी है। पूस की रात है, पूस की रात। और इनके दो उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं, गबन और गोदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे सत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है विरोधाभास। तो इसमें हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। जैसे कि देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर। अब उदयगिरि को क्या बना दिया है? मंच बना दिया है। रघुबर यानी जो राम भगवान है उनको बाल पतंग, बालक रूपी पतंग बना दिया गया है। और विकसे सत सरोज सब, संतों को जो सरोज यानी कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उससे बैठा नहीं जाता में वाच्य है। अब मैंने कई बार बताया, अगर वाच्य पूछा हो और वाक्य में नहीं दिया हो तो हमेशा कौन सा वाच्य होता है बताइए। पहला होता है भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य या कोई नहीं। तो हमेशा अगर वाक्य में नहीं लिखा है, क्या लिखा हो, अगर नहीं हो वाक्य में, तो हमेशा भाववाच्य में हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, भाववाच्य ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? सबसे पहले अव्यय समझ लेते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी होते हैं और अव्यय होता है अविकारी। और अव्यय के भी 4 भेद होते हैं, यही चारों भेद जो दिए हैं ऑप्शन में। पहला दिया संबंध बोधक, दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें क्या है, कौन सा अव्यय है? इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है,
दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दूसरा वाला। धीरे धीरे, जो ये लिखा है धीरे धीरे, इसी में क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। ओके। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह कहाँ दिख रहा है? से। हिमालय से निकल रही है यानी कहीं से अलग हो रही है, और से हमेशा ध्यान रखेंगे दो कारक का चिन्ह होता है। कौन कौन से? एक होता है करण का, एक होता है अपादान का। कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को। कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक है। और अपादान का होता है से अलग होने का भाव जहाँ आता है वहाँ अपादान होता है। तो यहाँ भी अलग होने का भाव आ रहा है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला। नीचे देखिए मैंने लिख दिए हैं सारे कारक चिन्ह और विभक्तियाँ। ये हमारे कारक हैं और इनके विभक्ति चिन्ह। इनको परसर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं, विभक्तियों को परसर्ग भी बोला जाता है। पहला है कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। ये करण का से भी होता है और के द्वारा भी होता है। संप्रदान का को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। जहाँ भी हमें अलग होने का अर्थ दिखाई दे वहाँ अपादान कारक होता है। संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का होता है में, पर। और संबोधन का होता है हे, हो, अरे। ठीक है, ये हैं कारक और विभक्ति चिन्ह। इनसे क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है आकर्मक, दूसरा कृदंत, तीसरा सकर्मक, चौथा संयुक्त क्रिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। ये कह सकते हैं दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। सकर्मक वहाँ होंगे जहाँ पे हमें कर्म दिखेगा। जैसे वह खेल रहा है की जगह पर अगर वाक्य होता वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, या वह बॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है। तो अब यहाँ हो गया, हमें कर्म मिल गया कि क्या खेल रहा है, बॉल खेल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा सकर्मक। और अगर सिंपल लिखा खेल रहा है तो वहाँ अकर्मक, जहाँ पे कर्म ना हो। अगला प्रश्न है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमेन। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा रूपक, तीसरा है विरोधाभास, चौथा है यमक। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा है मनहु, और जहाँ जनु जानो मनु मनहु ये सब शब्द आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हमेशा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा जैनेन्द्र और चौथा है धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, धर्मवीर भारती। ये इन्हीं की दोनों रचनाएं हैं। इनकी एक और रचनाएं हैं हिमालय, ठेले पर हिमालय। ठीक है, आपने सुना होगा ठेले पर हिमालय, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठेले पर हिमालय। और एक इनकी काव्य रचना भी है कनुप्रिया। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है दंतोष्ठ, दूसरा दंत्य, तीसरा कंठोष्ठ और चौथा है कंठ तालव्य। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला वाला। ठीक है, वा क्या है? दंतोष्ठ है। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, या कहीं कहीं पर इसको वर्त्स भी लिखा रहता है। ठीक है, वर्त्स। ओके, वर्त्स भी लिखा रहता है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ या वर्त्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या है? पहला ऑप्शन है अनि, दूसरा आग्नेय, तीसरा अज्ञेय,
चौथा है आग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूसरा वाला आग्नेय। अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। जैसे इच्छा का विशेषण क्या हो जाएगा? इच्छा क्या है? एक संज्ञा है। इच्छा का विशेषण हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक। ओके। अगला प्रश्न है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा है समूहवाचक। तो तेजाब क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। ओके। अब इसमें द्रव्य से मतलब जो तरल चीज़ें होती हैं उन्हीं से नहीं मतलब होता है। द्रव्यवाचक में क्या क्या आ जाता है? सोना आ जाता है, लोहा आ जाता है। ठीक है, जो वस्तुएं ठोस द्रव गैस हमने पढ़ा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं द्रव्यवाचक में। ओके। द्रव्य से यहाँ अर्थ होता है पदार्थ से। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? पहला है संप्रदान कारक, दूसरा संबंध कारक, तीसरा है करण कारक और चौथा है अधिकरण कारक। ठीक है, अभी हमने कारक और उसके चिन्ह पढ़े थे। इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? में। और में किसका कारक होता है? कारक चिन्ह अधिकरण का। ठीक है, ये क्या होता है? अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर। ओके, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है मह प्लस ऐन्द्र, दूसरा महा प्लस इंद्र, तीसरा मह प्लस इंदर, चौथा है महा प्लस ईद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस इंद्र। ठीक है, महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। जहाँ पे एक मात्रा दिखती है वहाँ पे क्या होता है? गुण स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है संपन्नता, दूसरा असंभव कार्य, तीसरा एक से बढ़कर दूसरा, चौथा है नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो गया तीसरा वाला, एक से बढ़कर दूसरा। कहते नहीं है ये तो शेर को सवा शेर मिल गया, यानी एक से बढ़कर दूसरा मिल गया। ओके। अगला प्रश्न है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है लिप्सा, दूसरा जिगीषा, तीसरा बुभुक्षा, चौथा है प्रमेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा शब्द यूज़ किया जाता है। और आगे मैंने लिखा है लिप्सा किसे बोलते हैं? पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। जिगीषा होता है किसी चीज़ को जीतने की चाह। और प्रमेय होता है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, उसे प्रमेय बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। कौन थे? पहला ऑप्शन कार्लटन वाशबर्न, दूसरा मैडम मॉन्टेसरी, तीसरा डेकाली, चौथा है फ्रॉबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। कुछ प्रमुख शिक्षण पद्धतियां और उनके जन्मदाता के नाम लिखे गए हैं यहाँ नीचे, देखते हैं। पहला है डाल्टन पद्धति। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं हेलन पार्क। कौन है? हेलन पार्क। और मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, ये तो नाम मिलता जुलता है। और आगे है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं जॉन डेवी। ह्यूरिस्टिक पद्धति के कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। विनेटिका योजना के जन्मदाता हैं कॉर्लेट वॉशबर्न। और बेसिक शिक्षा के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर याद कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रवर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अंतिम, दूसरा अवर, तीसरा प्रशस्त, चौथा है अप्रशस्त। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवर का विलोम होता है अवर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा व्यक्तिगत, तीसरा यांत्रिक और चौथा है वाचन। तो कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है? वाचन प्रक्रिया का। ठीक है,
उपचारात्मक शिक्षण में। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियां दी गई हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा कुतुबन, चौथा विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीराम, दूसरा केवल भारती, तीसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा है शिवराज सिंह बेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। ठीक है, अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पहला है धुन लग जाना, दूसरा है विस्तृत अनुभव होना, तीसरा पीछा छुड़ाना और चौथा है अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखलाना मुहावरे का अर्थ होगा अच्छी बात कहकर बहकाना। ठीक है, ये प्रश्न, इसमें कई सारे प्रश्न पुराने पेपरों से भी रिपीट हुए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए आप लोग। बहुत सारे प्रश्न उसमें से रिपीट हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो कौन कौन से ऑप्शन है इसके? पहला ऑप्शन है इच्छा बोधक क्रिया, दूसरा नाम बोधक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है सहायक क्रिया। तो जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है तब उसमें हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जो पहली क्रिया होती है उसमें हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे इसका एक उदाहरण है, वह नहाकर भोजन करता है, वह नहाकर भोजन करता है। ठीक है, या उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया। तो उसने दो कार्य किए ना, जैसे कि पहला क्या किया उसने नहाकर, फिर दूसरा कार्य किया भोजन। तो जो पहली वाली क्रिया थी नहाने की क्रिया, वो हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ये उदाहरण आपके पेपर में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है फूले कास सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा है रूपक और चौथा है दृष्टांत अलंकार। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अभी मैंने कहा था जहाँ जनु जानो मन मानो मनहु ये सब शब्द आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जनु जानो मन मनहु ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। अगला प्रश्न है घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है गुणवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि घर कहने से कई सारे घरों का बोध होता है और पहाड़ कहने से कई सारे पहाड़, जैसे हिमालय हो गया, माउंट आबू हो गया, ये सारे पहाड़ हैं। नदी में गंगा, यमुना, कई सारी नदियां हैं। ठीक है, तो ये अगर जब कई सारी नामों को हम इकट्ठा जोड़ के एक नाम दे देते हैं तो वो जातिवाचक हो जाता है, और स्पेशली किसी एक को ही इंगित किया जाए तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो ये जो कुछ है इसमें बताना कौन सा सर्वनाम है। पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर क्लासेस देखिए। अगला प्रश्न है निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो पहला ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण प्रणाली, दूसरा खेल शिक्षण प्रणाली, दूसरा कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, चौथा है गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, कौन सा, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। आगमन और निगमन प्रणाली दोनों ही व्याकरण शिक्षण की पद्धतियां हैं और इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, आपका तत्सम क्या है। पहला ऑप्शन है निज, दूसरा अपनापन, तीसरा आत्मा और चौथा है आत्मजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। आप क्या है, तद्भव शब्द है और आत्मा क्या है, उसका तत्सम है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 30 प्रश्न खत्म। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कर दीजिए मेरी क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाती रहूं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी और कुछ पूछना हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।